नमस्कार। आईएएस पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वाईडी वाजपेयी आज ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर मैं उसके आगे का टॉपिक करा रहा हूं और आज का टॉपिक हमारा है ताप कटिबंध, टेम्परेचर जोन। ताप कटिबंध और टेम्परेचर जोन पर बहुत से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत क्वेश्चनों पर अच्छे से अपने आंसर को तलाश पाएंगे और सही क्वेश्चन के हल बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत क्वेश्चनों पर अच्छे से अपने आंसर को तलाश पाएंगे और सही क्वेश्चन के हल आप ढूंढ लेंगे। आज हम बात करेंगे ताप कटिबंध के बारे में। उससे पहले हमें आपको ये बताना है कि पिछले क्लास में जब हम आपको अक्षांश रेखाएं पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी में कुछ अक्षांश रेखाएं होती हैं, विशेष अक्षांश रेखाएं होती हैं जिनके स्पेशल नाम रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये बीचों बीच में लाइन है। मैंने कल पिछले क्लास में बोला था ये क्या है, भू के मध्य से खींची जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा। ये क्या है, भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, इक्वेटर, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 अगर हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में और ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ साइड में, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में, ठीक है। इसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ और ऐसे 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। कल मैंने बोला था कि पिछले क्लास में बताया था कि जो कुछ अक्षांश रेखाएं जिनके विशेष नाम रखे गए हैं, जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर अगर आप 23.5 के ऊपर जाते हैं तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से बोलते हैं मकर रेखा। इसके ऊपर ये वाली है, इसे अंटार्कटिक वृत्त रेखा, अंटार्कटिक वृत्त रेखा, ठीक है। और इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त वो हो गया, सॉरी आर्कटिक वृत्त ये हुआ हमारा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त ये हो गया और ये है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। हमने आपसे बताया था पिछले क्लासेस में अक्षांश रेखाएं रेखाएं होकर के क्या है, वृत्त है, ठीक है। चूंकि आर्कटिक महासागर ऊपर है इसलिए हम इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये 66.5 डिग्री से होकर गुजरता है और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, इसे अंटार्कटिका दक्षिण में होने के कारण हम इसे अंटार्कटिका वृत्त रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल और 90 डिग्री दक्षिण में इसे साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेष रेखाएं हैं, इनके ऊपर ताप में एक विशेष परिवर्तन आता है तो हम इसको यहाँ पर अक्षांश रेखाएं विशेष नाम से जानते हैं। अब हम लोग बोलेंगे ताप कटिबंध। यहाँ पे चीज और देखेंगे कि सूर्य की विशेष स्थिति के कारण पृथ्वी पर जो ताप के कटिबंध पाए जाते हैं अलग अलग उनके हिस्से हैं। अब आप देखें, जैसे हम इसकी बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं मान लेता हूं हमारा सन है, सूर्य, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, सूर्य है, ये, ठीक है। सूर्य की वर्ष भर किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं, इसे हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। सूर्य की वर्ष भर किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं और जब सूर्य उत्तरायण होता है, नॉर्थवर्ड होगा, तो सूर्य ऊपर की ओर खिसकता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की ओर खिसकता है, ठीक है। सूर्य की जब सूर्य उत्तरायण होगा तो इसकी मैक्सिमम किरणें कर्क रेखा तक जाएंगी और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो इसकी मैक्सिमम किरणें दक्षिण में कहां तक जाएंगी, मकर रेखा तक। और सूर्य सालों भर, वर्ष भर कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही रहता है। सूर्य की लंबवत किरणें इसके प्रत्येक बिंदु पर पड़ती है, ठीक है, अलग अलग समय में। और जिस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा उसके बाद नीचे की ओर आने वाला होता है वो लास्ट स्टेज कर्क संक्रांति कहलाएगी। इसी प्रकार सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो उसे मकर संक्रांति कहेंगे। अब देखेंगे इस कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य सूर्य हमेशा रहने के कारण इस जगह पर सूर्य की अधिकतम उष्मा रहती है, इसलिए सबसे ज्यादा ताप रिसीव इसी रेखाओं के मध्य होता है और अत्यधिक गर्म होने के कारण इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध का मतलब है उष्ण गर्म क्षेत्र,
ठीक है, इसे ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन। लेकिन अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया अत्यधिक गर्म है, इसलिए हमने इसे ट्रॉपिकल जोन कहा। अब देखेंगे इसके बाद सूर्य की किरणें आगे बढ़ते बढ़ते तिरछी होने लगती हैं। ऊपर जब पहुंचेगा तो सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, पृथ्वी पर हीट उतनी कम वहां पे उसे मिलती है और उसके ताप में अंतर आने लगता है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं उष्ण कटिबंध से, यानी कि भूमध्य रेखा से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे और जैसे हम भूमध्य रेखा से नीचे की ओर बढ़ेंगे, चूंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर ताप में परिवर्तन आने लगेगा, कम होने लगेगा। और जब हम और आगे जाते हैं तो यहाँ देखेंगे इस जगह पर, यानी कि मकर कर्क रेखा से लेकर के जो हमारा ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त रेखा है, आर्कटिक वृत्त रेखा, इसके मध्य देखेंगे सूर्य की किरणें एक विशेष प्रकार से तिरछी हैं। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, सेम दक्षिणी गोलार्ध में, ये मकर रेखा है और ये अंटार्कटिक। तो मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के मध्य और ऊपर कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त रेखा के मध्य, इन दोनों के मध्य देखेंगे गर्म और ठंडा दोनों स्थितियां रहती हैं। ठीक है, गर्म और ठंडा क्यों? जब सूर्य उत्तरायण होगा तो सूर्य की किरणें कहां लंबवत गिरती? कर्क रेखा पर लंबवत गिरेंगी, तो ये कर्क रेखा के आसपास का एरिया गर्म हो जाएगा। जब सूर्य दक्षिण आएगा तो इधर गर्म होगा, लेकिन यहां ठंडक पड़ेगी। इसलिए 23.5 से 66.5 के बीच का एरिया गर्म और ठंडा दोनों के ताप की वहां स्थितियां पाई जाती हैं। इसलिए गर्म के लिए हम उष्ण और शीत के लिए हम क्या बोलेंगे? शीत। इसलिए शीत और उष्ण की दोनों स्थितियां होने के कारण 23.5 से 66.5 बीच का जो एरिया है, हम इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीत और उष्ण दोनों, इसे क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कटिबंध मतलब ये हमारा एरिया क्या है? शीतोष्ण है, मतलब शीत और उष्ण दोनों। और ये जो एरिया हमारा है ये क्या है? उष्ण कटिबंध। इसे उष्ण कटिबंध बोलेंगे, उसे शीतोष्ण। और ये दोनों साइड में ये शीतोष्ण। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य यहां पर हमेशा ठंडक रहती है, सालों साल बर्फ जमी रहती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री या उसके नीचे तक पहुंच जाता है कभी कभी। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ता है और इधर ठंडा अत्यधिक हो जाएगा। जब सूर्य दक्षिण की ओर आता है, दक्षिणायन होगा, तो इधर थोड़ी सी हल्की सी गर्मी आएगी, तब यहाँ पर ठंडा होगा। लेकिन ये सालों साल यहाँ पर ठंडक ज्यादा रहती है और अत्यधिक ठंडी होने के कारण इसे शीत कटिबंध कहते हैं, फ्रिजिड जोन। ये क्या जोन है? शीत कटिबंध। शीत मतलब अत्यधिक ठंडा, शीत कटिबंध। और ये भी शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कौन से? जहां पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी या ना के बराबर पहुंचती है, तो उन्हें शीत कटिबंध दोनों को कहेंगे। कहां से? 66.5 डिग्री से 90, 66.5 डिग्री से 90। और ये हमारा, तो ये हो गया ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध, और फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध। ठीक है, दोनों गोलार्धों में सेम इसी स्थिति में आपको दिखाई देती। अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, दिन का आकार भी कम होता जाता है। दिन का साइज यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 घंटे का होगा, लेकिन ऊपर जाएंगे तो दिन बड़ा भी होगा। और कुछ विशेष स्थितियों में जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो दिन छोटे भी होंगे, लेकिन दिन का साइज बड़ा होगा। मैं इसके बाद आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसे और छोटे डिवीजन किए, इसको और छोटा डिवीजन करने का प्रयास किया। तो वो छोटे डिवीजन इस रूप में रहे, जो 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि कर्क और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध। इसे क्या कहा? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद 23.5 से 45 डिग्री उत्तरी, 23.5 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये एक नया इसको जोन बनाया गया और इसे कहा गया उपोष्ण कहा गया। उपोष्ण क्या कहा गया? उपोष्ण कटिबंध। दोनों साइड में ये भी है उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध, यानी कि इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, फिर आपका टेम्परेट यानी शीतोष्ण। यहाँ शीत और उष्ण दोनों की स्थितियां हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध और इसे शीत कटिबंध, क्योंकि बहुत ठंडक है। तो ये एक नया है, आप ध्यान रखेंगे। 23.5 से 45 में इसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपोष्ण मतलब उष्ण, उष्ण का थोड़ा सा दूसरा रूप। ठीक है, और इसके ऊपर शीतोष्ण चलेंगे।
अब आप देखिए इसके क्वेश्चन हमारे क्या क्या बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने डिवीजन तो देख लिया, शीत कटिबंध का टेम्परेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो आप इसे वेरियस टाइप में इसे ले सकते हैं। पहला, अगर हम बात करें यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में बात करें, उनकी कलर की बात करें, तो सूर्य की अधिकतम किरणें जहां पड़ेगी वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ लोग ज्यादा काले होंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो लोग गोरे होने लगेंगे। अगर आप यूरोप के देशों को देखिए तो यूरोप के देशों में या कनाडा के देशों में ऊपर देखेंगे बहुत गोरे लोग होते हैं। गोरे लोग होने के कारण है सूर्य का प्रकाश कम पड़ना। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप भारत का दक्षिण भारत देखें, श्रीलंका देखें, अफ्रीका के कुछ मध्यवर्ती देश देखें, तो वहां पे लोग बहुत काले होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हीट होने के कारण, सूर्य का प्रकाश होने के कारण मेलेनिन की संख्या बढ़ती है और रंग काला होता है। दूसरी चीज, आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं क्रॉप्स के बारे में। अगर आपको यह पता है कि कोई कौन सी क्रॉप्स किस जलवायु में पाई जाती है, आप उसके आधार पर देख सकते हैं। हमें पता है चावल, गन्ना, ऐसी क्रॉप्स ज्यादातर टेम्परेचर और ज्यादा पानी चाहिए होती हैं। तो आपको बिना पता, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पता चावल ज्यादा कहाँ होता है, गन्ना कहाँ ज्यादा हो, तो आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि चावल के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम वर्षा चाहिए। तो सबसे ज्यादा गर्म ये क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादा हैवी रेनफॉल भी होगी। तो उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं ये अधिकतम चावल की खेती करते हैं या गन्ना यहाँ पे उगाया जाता है। अगर आपसे बात करें गेहूं की, तो गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, मतलब ये कम गर्मी से चाहिए, कम वर्षा चाहिए। तो ज्यादातर जो शीतोष्णकटिबंध के एरियाज हैं यहाँ पर गेहूं की फसल या ऐसी और भी बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ज्यादातर यूरोप के देश अगर आप देखेंगे तो वहां गेहूं की फसल ज्यादा उगाई जाती है। जो हमारा उष्णकटिबंधीय यानी भारत, इंडोनेशिया या मध्य वाला जो एरिया है भूमध्य रेखा के आसपास, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर चावल या गर्म वाली फसलें उगाई जाती हैं। एक चीज और समझिए, अगर हम वेजिटेशन की बात करें, वनस्पति की बात करें, वनों की बात करें, तो जिस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक तापमान, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, सदाबहार वनस्पति होगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैवी रेनफॉल होती है, और हैवी रेनफॉल क्यों होगी, यहाँ रोज गर्मी होगी, खूब धूप पड़ती है, इसलिए पानी गर्म होकर के ऊपर उठेगा और ऊपर जाकर के ठंडा होकर बादल बनते हैं। यहाँ पर संवहनी वर्षा पाई जाती है और 200 सेंटीमीटर से अधिक संवहनी वर्षा होने के कारण, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, हरी भरी वनस्पति। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर पृथ्वी में सबसे ज्यादा हरे भरे वन या ज्यादा सालों साल पत्ती वाले वन पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सदाबहार वन ज्यादातर पाए जाते हैं। एक चीज और देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता उसी जगह पर होगी जहां सघन वनस्पति होगी, हैवी रेनफॉल होगी, खूब वर्षा और खूब तापमान। तो आप देख रहे होंगे कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंध वाला एरिया, इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा वनस्पति आपको मिलेगी और ज्यादा बायोडायवर्सिटी। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो पाई जाती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास पाई जाएगी, क्योंकि वर्षा। अब एक चीज और भी समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से लेकर यहां हर जगह बायोडायवर्सिटी होगी, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे भी क्षेत्र, जो ये बड़ा जोन है, इस बड़े जोन में कुछ छोटे छोटे क्षेत्र भी होते हैं, जैसे मरुस्थल, तो वहां पे कम वर्षा होगी तो वहां पे नहीं हो सकते बायोडायवर्सिटी, ठीक है। लेकिन जहां पर ज्यादा वर्षा, वहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, ऊपर चलते जाएंगे बायोडायवर्सिटी कम होती जाएगी, पेड़ पौधे कम होते जाएंगे, उनकी प्रकृति बदलने लगेगी। आप देखेंगे हम जब शीतोष्णकटिबंध के ऊपर वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पर कोनिकल फॉरेस्ट, यानी हमें कहेंगे हम वहां पर कोणधारी बन पाए जाएंगे, कोणधारी बन पाए जाते हैं। तो यहाँ और उसके ऊपर चलेंगे आर्कटिक के वृत्त के ऊपर। आप जानते होंगे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे, आर्कटिक वृत्त के ऊपर आपने बचपन में टुंड्रा और टैगा प्रदेश पढ़ा होगा। टैगा और क्या पढ़ा होगा, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश आपने पढ़ा होगा। टैगा और टुंड्रा प्रदेश बचपन में आपने पढ़े होंगे। तो ये टैगा और टुंड्रा प्रदेश इन्हीं आर्कटिक क्षेत्रों के ऊपर वाले वृत्त के ऊपर पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो 65 डिग्री अक्षांश से लेकर के या 66 से कह लीजिए हमारा यहाँ पर 70 डिग्री तक, ठीक है, या 75 डिग्री तक आपका ज्यादातर जो एरिया मिलेगा उसे टैगा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। टैगा में थोड़ी बहुत वनस्पति पाई जाती है, लेकिन बहुत ठंडा एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी कि सबसे ज्यादा हैवी पॉपुलेशन या डेंसिटी ज्यादा पॉपुलेशन की कहाँ पाई जाएगी, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको इन्हीं गर्म क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। गर्म क्षेत्रों में फसल पर्याप्त मात्रा में उगती है, ज्यादातर लोग आपको इन्हीं क्षेत्रों में मिलेंगे
जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, विषम परिस्थितियां होने लगेंगी, जीवन की संभावनाएं थोड़ी संघर्षपूर्ण होगी। इसलिए उन क्षेत्रों में यानी कि ऊपर वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास कम पाया जाता है। जनसंख्या का सबसे सघन पॉपुलेशन आपको उष्णकटिबंध के ऊपर वाले एरिया से लेकर शीतोष्ण में मिलेगा, क्योंकि शीतोष्ण सबसे ज्यादा प्लेजेंट क्लाइमेट मानी जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर आपको सघन जनसंख्या मिलेगी। दूसरी तो एक बात कर रहे थे टुंड्रा और टैगा। आप यहां से गए, बायोडायवर्सिटी कम होती गई, पेड़ पौधे कम होते जाएंगे, जीवन की दशाएं प्रतिकूल होने लगेंगी। यहां पर अगर देखेंगे आर्कटिक वृत्त के ऊपर ये वाला एरिया हमारा क्या होगा, टैगा होगा, टैगा। इसके ऊपर टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश में आपको पता पड़ा होगा एस्किमो लोग रहते हैं, ठीक है। उनके जो मकान होते हैं, हम उनके इग्लू वाले जो मकान होते हैं, वहां पे स्लेज गाड़ी, उनके अपने जानवर होता है रेंडियर जो उनकी मदद करता है, ये सब टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में आपको वेजिटेशन ना के बराबर मिलेगी, वहां पर वनस्पति नहीं होती, कारण सालों साल बर्फ रहती है, इसलिए वहां पर वनस्पति नहीं हो पाती। लोगों का आवास भी वहां नहीं पाया जाता क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं। तो आपको सबसे सघन आबादी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगी, दोनों साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर जनसंख्या कम होगी। सबसे ज्यादा आपको सदाबहार वनस्पति कहाँ मिलेंगे, कर्क से मकर रेखा के मध्य मिलेंगे, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर ऊपर आप देखेंगे कम होती चली जाएंगी वेजिटेशन। और हम अलग अलग प्रकार की फसलों के बारे में, विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटीज के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं अपने ताप कटिबंधों के बारे में, ठीक है। आज हम इतनी ही क्लास ले रहे हैं और इसके बाद आगे की जो क्लासेस होंगी लगातार कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा इसे एक बार थोड़ा सा और समझें अच्छे से, ठीक है। इस पर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लाइमेट कैसी होगी और जब सूर्य उत्तरायण होगा तब क्या होगा, दक्षिणायन होगा तब कैसे होगा, ये सारी चीजें। एक शब्द और आता है तापीय भूमध्य रेखा। तापीय भूमध्य रेखा का मतलब है कि जहां पर सूर्य लंबवत होगा वो तापीय भूमध्य रेखा होगा, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो तापीय भूमध्य रेखा आपकी कर्क रेखा तक होगी, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो तापीय भूमध्य रेखा मकर रेखा तक जाएगी, इसके बीच में, ठीक है। तो आज आपको मैंने क्लास कराई, इसे आप अच्छे से पढ़ें, देखें और समझें। मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आपको क्लासेस हमारे संस्थान की अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। अब आगे की क्लास हमारी नेक्स्ट डे पे होगी और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।